नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार को मीडिया। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी परिचय के मोहताज हैं। 30 साल से अधिक का समय उन्होंने भारतीय मीडिया को दिया है, जमीनी पत्रकारिता की है। उन्होंने ऐसे शोज किए, ऐसी स्टोरीज उन्होंने की हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई थी। एनडीटीवी हो, इंडिया टुडे हो, चाहे बीबीसी हो, न सिर्फ बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में उन्होंने काम किया, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक मीडिया सलाहकार के तौर पर वो पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार के तौर पर उन्होंने कार्य किया। तो आइए स्वागत करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी जी का। पंकज जी, स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मुझे याद करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। और ये आपकी अच्छी सीरीज है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसे देखेंगे, पसंद करेंगे और ये एक डॉक्यूमेंट बन करके पत्रकारों के ऊपर हमारे लिए आगे काम आएगा। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, जैसा कि मैं हमेशा अपने मेहमानों से पूछता हूं, उनके प्रारंभिक जीवन, क्या बचपन में ही आपने पत्रकार बनने के लिए सोच लिया था, या कॉलेज में कुछ ऐसी घटना हुई, या अपने पिताजी से या अपने दादाजी से कुछ ऐसे संस्कार आपको मिले? तो पत्रकारिता में आने का कैसे निर्णय हुआ, जरा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, पत्रकारिता में आने का जो निर्णय हुआ वो कॉलेज में हम पढ़ा करते थे। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा का है, वहाँ पर हम बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे और बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का की सोची थी। और लेकिन वहाँ पर उसी पढ़ाई के दौरान काफ़ी हमारी जो दोस्ती है, उठना बैठना है, ऐसे लोगों के साथ में हुआ जो कि प्रोग्रेसिव लोग थे और तरक्की पसंद विचार उनके थे और उनके साथ में उठना बैठना हुआ। अब पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, तो पढ़ाई लिखाई में ये है कि किताबों के साथ साथ जो पढ़ाई जाती हैं कॉलेज में, उनके साथ साथ आपने पत्रिकाएं और अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। और उन दिनों दो जो खबर थी वो बहुत बड़ी खबर बन के सामने आई थी। एक तो भागलपुर में आम लोगों की आंखें जो हैं वो खराब कर दी गई थी। भागलपुर ब्लाइंड एक बहुत बड़ा केस हुआ था ये, और संडे मैगजीन ने इसे जो है पब्लिश किया था और उस समय उसके जो एडिटर थे वो एमजी अकबर हुआ करते थे। दूसरी बड़ी जो खबर उन दिनों थी वो थी कमला। एक महिला थी जिनको कि खरीद लिया था इंडियन एक्सप्रेस में। अरुण शूरी जो है वो उन दिनों एडिटर हुआ करते थे और उनके जो पत्रकार हैं वो जाके खरीद के लाए। उन्होंने ये स्टोरी की कैसे आप आज़ाद हिंदुस्तान में औरतों की खरीद बेच जो कर सकते हैं। तो ये दो स्टोरी थी जिन्होंने काफ़ी असर डाला और हमें लगा कि पत्रकारिता जो है वो एक अच्छा और नोबल प्रोफेशन है। इसमें आप जो है समाज के बारे में बात कर सकते हैं। तो उसके बाद में वो छोड़ करके सब, और इकोनॉमिक्स एमए हम कर रहे थे, वो हमने उसके बाद में पत्रकारिता का जो कोर्स था उसमें एडमिशन ले लिया लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट था वहाँ पर, और उसके बाद में फिर पीछे मुड़के नहीं देखा। सर, अगर आपकी वर्क प्रोफाइल को देखें तो एक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक भारी भरकम वर्क प्रोफाइल। इतने बड़े बड़े संस्थानों के साथ काम किया है, इतने विदेशी संस्थानों के साथ काम किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा संक्षेप में अपनी मीडिया की जर्नी को हमारे दर्शकों को बताइए कि पहली नौकरी कैसे लगी और एनडीटीवी तक कैसे आप पहुंचे। देखिए, जुलाई का महीना था और जुलाई का महीना ये चल रहा है। जुलाई में हम पहली बार जो है पेट्रियट अखबार था, और वो ऐसा अखबार था कि छोटा अखबार था, और वहाँ पर ये कहा जाता था कि बाहर के लोगों को जो है वहाँ पर काफ़ी चांस जो है वो दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है। तो हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पर हमारे एक जानकार थे, उनके पास में गए, उनसे बोला कि हमें एक पत्रकार बनना है, हमारे पास में डिग्री है। डिग्री किसी ने पूछी नहीं, और उन्होंने ये कहा कि अच्छा आपको पत्रकार बनना है तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर दीजिए। फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। तो 1984 में 16 जुलाई के दिन पहला अपना आर्टिकल जो है वो पेट्रियट में छपा। उसके बाद में फिर आपको मालूम है 1984 में ही अक्टूबर में श्रीमती गांधी
का कत्ल हो गया और पूरा दिल्ली शहर जो है, हाँ, वो एकदम एक काले अंधेरे में था। कत्लेआम हो रहा था यहाँ पर, हजारों लोग जो वो मारे गए थे। तो उसके बाद में हुआ ये कि क्योंकि हम फ्रीलांसिंग करते थे, हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने बोला कि आप ये फोटोग्राफर हैं, उनके साथ में चले जाइए और पूरे शहर में देख के आइए कि लोगों का रिएक्शन क्या है। तो ये पहली एक न्यूज़ स्टोरी वाली जो बात है वो हमारी उस दिन हुई थी, जिस दिन मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ था। शाम तक लौट के आए, उसके बाद में फिर आप समझ लीजिए कि 14-15 दिन दफ्तर में ही सोना, दफ्तर में ही खाना, दफ्तर में ही रहना और रिपोर्ट करते रहना। सुबह जाते थे, शाम को आते थे, रात को स्टोरी लिखते थे और 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद में हमारे जो वहाँ पर जो एडिटर थे, उन्होंने कहा कि भाई ये आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये आपको हम पिछली तारीख से अपॉइंटमेंट दे रहे हैं ट्रेनी रिपोर्टर का। तो भाई हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि आपको इतने कम समय में एक नौकरी जो है वो हासिल हो गई, 4-5 महीने फ्रीलांसिंग करने के बाद। उसके बाद में ऐसा रहा कि काफ़ी जम के हमने रिपोर्टिंग की। जामिया मिलिया में बहुत लोगों ने ज़मीन जो हड़प ली थी उसके ऊपर रिपोर्टिंग की। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो इंस्टीट्यूट था उसकी मार्किंग उनकी ठीक नहीं होती थी, उसके ऊपर रिपोर्ट की। 84 के दंगों पर तो रिपोर्ट हम कर ही रहे थे लगातार। तो ये सब देख करके विनोद मेहता साहब ने लॉन्च किया था संडे ऑब्जर्वर, दिल्ली में, मुंबई का था। तो उनके यहाँ से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई आप अगर चाहते हैं तो हमारे साथ काम कीजिए। तो 1 साल लगभग ही हुआ था मुझे, तो मैंने कहा ठीक, हम चले जाते हैं। वहाँ दोस्तों ने कहा कि अभी तो आप शुरू किया है, तो मैंने कहा ठीक है, एक ही बात है, तो चले जाएं। तो संडे ऑब्जर्वर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो पगार भी अच्छी दे रहे थे और उन्होंने हमारा जो रिपोर्टर का जो होता है वो भी बढ़ा करके कॉरेस्पोंडेंट का कर दिया। तो 1 साल के अंदर आप कॉरेस्पोंडेंट बन गए। वहाँ पर 1 साल काम किया। 87 का साल था और 87 के साल में आपको ध्यान होगा कि मेरठ में दंगे हुए थे और उन दंगों की हमने जमकर वहाँ पर रिपोर्टिंग की थी। बाकायदा जो है वो किताबों में भी है, कई जगह कोट किए गए। जब केसेस चले, अभी भी केस चल रहे हैं, उसमें हमारी जो रिपोर्टिंग्स है वो कोट की जा रही है। तो वो दंगे हुए, उसके बाद में उन पर खूब रिपोर्टिंग की, दिल्ली शहर पर रिपोर्टिंग की। बहुत अच्छा समय था। विनोद मेहता जो है वो बहुत अच्छे संपादक थे और उन्होंने हमें खुली छूट दे रखी थी। और उसके 1-1.5 साल बाद ही हमको फिर इंडिया टुडे से फ़ोन आ गया कि भाई आपसे एडिटर जो अरुण पुरी मिलना चाहते हैं। तो हम वहाँ चले गए। अब अरुण पुरी के साथ में काम किया। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग उस समय हमारे साथी हुआ करते थे। शेखर गुप्ता उसमें थे, राज चिंगप्पा उसमें थे, दिलीप बॉब उसमें थे, TN नाइनन उसमें थे, सुमन दुबे भी वहाँ पर काम कर चुके हैं, इंद्रजीत पदभार वहाँ पर थे और राधिका रॉय थी, वो वहाँ पर थी। बड़े बड़े लोग जो थे वो काम करते थे। हम सबसे छोटे रिपोर्टर थे, सबसे कम उम्र के रिपोर्टर इंडिया टुडे में हम उस समय थे। तो वो किया और उसके बाद में इंडिया टुडे में हम लगे रहे कोई 90 तक। तो 90 में हमको ये अब शौक चढ़ा कि भाई हम फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट बनना चाहते हैं। तो हमने जाके अरुण पुरी से कहा कि भाई हम फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट बनना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि 19 हमारे पास में रिपोर्टर हैं ऐसे जो कि आपसे सीनियर हैं, तो आप फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट नहीं बन सकते। हाँ, तो हमने साफ साफ कहा था कि हम लंदन जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं बन सकते। तो बड़े साहब मायूस हुए। इस दौरान जो हमारे पहले एडिटर थे RK मिश्रा साहब, पेट्रियट के, उन्होंने एक अखबार शुरू किया था, द ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। ये हाँ, तो RK मिश्रा साहब थे वो, और ये धीरूभाई अंबानी साहब का अखबार था। रिलायंस का ये पहला वेंचर था मीडिया में और उन्होंने वो अखबार किया। वहाँ से हमारे जो ब्यूरो चीफ थे BN उनियाल साहब, उनका फ़ोन आया कि भाई हम अखबार शुरू कर रहे हैं, तुम्हें आना है, काम करना है। तो मैंने ठीक है। तो हमने कहा हम हिंदुस्तान में काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अब इंडिया टुडे छोड़ना है तो फिर किसी फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट बनने के लिए ही छोड़ना है। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, लंदन में तो हमारे पास में आदमी है, न्यूयॉर्क में भी है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा आप हमें अब कहीं भी भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा हांगकॉन्ग चले जाइए और वहाँ से हांगकॉन्ग से आप पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट है उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। बहुत बढ़िया।
तो उन्होंने कहा पैसे हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो हमने काम देख लेंगे, पैसे वैसे इधर उधर से फ्रीलांसिंग करके पैसे का जुगाड़ कर लेंगे। तो हम गए वहाँ हांगकांग, वहाँ पर ज्वाइन किया, काफ़ी घूमे, फिलीपींस गए, मेनलैंड चाइना गए। जो चाइना की जब हम बात करते हैं यहाँ तक शेंजन रीजन और ये रीजन वगैरह सब ये पहली बार हम उस समय गए थे 1991 में, और वहाँ से रिपोर्टिंग किया। इस दौरान जो पहला खाड़ी युद्ध था वो हो गया, सद्दाम हुसैन वाला जी। तो हम हांगकांग में थे, वहाँ से रिपोर्ट करना शुरू किया, क्या इम्पैक्ट है युद्ध का ऑयल इकोनॉमी का। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ करता था फिलीपींस में, वहाँ पर गए, वहाँ के लोगों से बात की, इंटरव्यूज किए, ये सब चल रहा था इस दौरान। और लेकिन वो जो मीडिया वेंचर था अंबानी साहब का, वो बहुत ज़्यादा चला नहीं। तो अब हमने कहा क्या किया जाए। हम छुट्टी में आए हुए थे यहाँ पर, 1991 मई की बात है, हमको ध्यान ये कहने के लिए कि भाई बहुत पैसा खर्च हो रहा है और आप बताइए। तो उन्होंने बोला पैसा वैसा तो है नहीं था, क्या करें। और इसी दौरान 91 के चुनाव चल रहे थे और राजीव गांधी की हत्या जी राजीव गांधी की उस समय हत्या हो गई जब हम यहाँ पे आए हुए थे। तो अब हमने कहा ये हत्या हो गई, अब इसको कुछ कवरेज करेंगे, इसके बाद में वापस हांगकांग जाएंगे। तो उसके बाद में काफ़ी आपको ध्यान रहेगा कि ये हुआ। तो ये सब रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो इसे देख करके हमारे साथी थे जसविंदर सिंह, BBC में काम करते थे, उनका फ़ोन आया कि भाई तुम कहाँ वहाँ पर बैठे हुए हो हांगकांग में, तुम अदर कंट्री चलते हैं। तो हमने कहा क्या हुआ। बोलते हैं भाई BBC में हमें अब रिपोर्टर्स की ज़रूरत है, और पहली बार BBC जो है रिपोर्टर्स को हायर करता है। तब तक BBC जो है वो सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स को हायर करता था, और जो ऑल इंडिया रेडियो के जो लोग थे वो वहाँ पर जाया करते थे। रिपोर्टर्स को BBC हायर कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और हमने कहा ठीक है, तो हमको ब्रॉडकास्टिंग तो आती नहीं थी, तो क्या करा जाए, इसके भी गुर अब सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ ऑल इंडिया रेडियो में कुछ जानकार लोग थे, उनके साथ गए, इंटरव्यू भी किया हमारा, हमें सिखाया भी कि इंटरव्यू रेडियो पर कैसे करते हैं, रेडियो कैसे काम करता है, रेडियो स्टेशन कैसे चलता है, ये सब उन्होंने वहाँ बताया, किया। उसके बाद में 2-3 और इंटरव्यू हुए, और फिर भी उन्होंने कहा कि आपकी जो आवाज़ वगैरह है वो ठीक नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम इस पर काम करते हैं। तो उसके बाद काम किया उसके ऊपर, और BBC से फिर न्योता आ गया। तो हम फिर 91-92 BBC लंदन जो है वहाँ पर प्रोड्यूसर बतौर हिंदी सेवा जो है BBC की, उसमें वहाँ पर ज्वाइन किया। उसके बाद में लंदन में रहे 6 साल लंदन में रहे, वहाँ पर टेलीविज़न में काम किया। वहाँ पर BBC में ये होता है कि सेकंडमेंट पे आपको भेजते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो उनका जो मेन न्यूज़ रूम है इंग्लिश का, वहाँ पर भी सेकंडमेंट पे गए। टेलीविज़न न्यूज़ रूम है, वहाँ पर भी काम किया। जब टेलीविज़न लॉन्च हुआ था नया BBC वर्ल्ड सर्विस, तो वहाँ पर साउथ एशिया एक्सपर्ट काम किया। उसके बाद में BBC का एक कार्यक्रम हुआ करता है बॉस्टन से, उसका नाम है द वर्ल्ड। तो उन्होंने कह दिया कि आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा आप वहाँ चले जाइए बॉस्टन। तो फिर जाके वहाँ बॉस्टन में काम किया, पब्लिक रेडियो इंटरनेशनल के साथ में, और FM जो वो वहाँ पर काम किया। और उसके बाद में हमने कहा कि हिंदुस्तान आप वापस चलना चाहिए, क्योंकि अकेले बॉस्टन में रहना, खासकर सर्दी में, बहुत बुरा काम है। अच्छा, मतलब हाँ, 2-2 फीट की बर्फ जो है वो गिरती है। छुट्टियों के दिन लोग अपने घर चले जाते हैं, और बहुत ही वो ठीक नहीं था। तो हम ऐसे दोस्तों को फ़ोन कर रहे थे। तो NDTV में राधिका रॉय जो है की थी। मैं एक बात बताना यहाँ पे भूल गया कि 1991 का जो चुनाव हुआ हिंदुस्तान में, जब हम आए हुए थे राजीव गांधी की हत्या के बाद में, उस समय NDTV जो है वो दूरदर्शन के लिए चुनावी प्रसारण करता था, जिसमें प्रणय रॉय, विनोद दुआ, ये लोग शामिल होते थे, और चुनावी प्रसारण करता था। तो उस छुट्टी के दौरान में लंदन जाने से पहले हमने एक असाइनमेंट वो किया कि हम लखनऊ से कॉरेस्पॉन्डेंट थे उस कार्यक्रम के लिए NDTV, और उसमें हमने 2 दिन में मेरे ख्याल में 12-13 इंटरव्यू किए, जिसमें कि कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो हमने छोड़ा हो जो लखनऊ में मौजूद हो। अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव,
जो भी नेता वहाँ पर थे, एनडी तिवारी, सबका इंटरव्यू 2 दिन के अंदर हमने किया वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू उस पूरे चुनाव में लखनऊ से ही आए। और तब हमने ब्रॉडकास्टिंग जो है ये एनडीटीवी के लोगों ने हमको सिखाई, और प्रणव रॉय की जो टीम पूरी थी, ईश्वरी वाजपेयी उसमें थे, राधिका उसमें थी, इन लोगों ने बहुत खटाखट उन्होंने सिखाया और वो जाके वो किया। तो तब तक फिर लंदन पहुंच गए, लंदन से अमेरिका चले गए, तो वहाँ जाकर के फिर ये लगा कि भाई वापस क्या था, तो हमने राधिका को फ़ोन मिलाया ऐसे ही एक दिन कि भाई क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा यहाँ तो बहुत बर्फ़ पड़ रही है और बहुत बुरे हाल है, बहुत ही गमगीन हाल है। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ वापस आ जाओ। तो क्या करेंगे वापस आके? तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ हमारे प्लान्स हैं, तुम वापस आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक, लेकिन अब ये होता है कि आप एक नौकरी को छोड़ के तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आपके पास में दूसरी नौकरी ना हो। नहीं, बिल्कुल। तो इस दौरान हमने वहाँ पर जो वर्ल्ड प्रोग्राम है उनके साथ में करार किया और उनसे कहा कि हम 1 साल के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं, वहाँ से हम उनके लिए रिपोर्ट्स किया करेंगे करस्पॉन्डेंट। तो 1 साल के लिए आप करस्पॉन्डेंट यहाँ पर थे। फिर ये एनडीटीवी का जो मामला है ये पकने लगा, फिर एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया और 15 साल तक जो है वो एनडीटीवी में रहे और अलग अलग कार्यक्रम किए, चाहे स्टार प्लस के लिए हो, स्टार न्यूज़ के लिए हो। फिर एनडीटीवी खुद लॉन्च हो गया, एनडीटीवी के अलग अलग जो हैं वो चैनल लॉन्च हो गए। इसमें प्रॉफिट चैनल था, उस पर प्रोग्राम करते थे, बिजनेस प्रोग्रामिंग करना वहाँ से सीखा और 15 साल सब ऐसे ही गुजर गए। तमाम लोगों से इंटरव्यू किए और उसके बाद एक दिन हमें फ़ोन आया कि भाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है प्रधानमंत्री की आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमने तो कोई इनसे टाइम मांगा नहीं, क्योंकि हम तो पत्रकार आदमी थे, हमें तो उन्हीं से काम पड़ता था, जो काम करते थे, जो मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे उन दिनों, हरीश खरे, उनसे मुलाकात होती थी। तो हमने ये तो कहा नहीं कि भाई टाइम हमने मांगा नहीं है, तो वो बुरी बात हो जाती। हमने कहा ठीक है, फिर हमें विश्वास भी नहीं हुआ कि क्यों टाइम मांगा। तो हमने पूछा कि भाई कोई किसी और पचौरी का नाम तो नहीं है इसमें? सुरेश पचौरी उन दिनों मंत्री हुआ करते थे, आर.के. पचौरी को उन्हीं दिनों जो है नोबेल प्राइज मिला था। मैंने कहा किसी और पचौरी के चक्कर में हमें फ़ोन कर लिया, लेकिन बोलता नहीं आपका नाम ही है और आप मिल लें। हम जाकर उनसे मिले और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर wants to appoint a media advisor who can handle television and digital। इस समय चल रहा था, ठीक है, अच्छा अवसर है। और हमने बात की अपने बॉस से कि ये है, हमने बोला कि ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आप वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लिया, उसके साथ में रहे और हमारा जो अपॉइंटमेंट था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो स्टाफ है उसमें था। तो जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, हम सब लोगों ने, और उसके बाद उन्होंने छुट्टी ली, 1 साल की घूमे फिरे और फिर गो न्यूज़ जो है, जो हम आज का चला रहे हैं, ये लॉन्च किया और अब वो है वो चल रहा है। और मुझे लगता है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ी एक नीड है हिंदुस्तान की। टेलीविजन चैनल्स हैं वो भी नीड है, लेकिन डिजिटल का जो भविष्य है, जो 3 साल पहले हमने सोचा था, वो अच्छा है और उस पर जो है वो काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप इंडिपेंडेंटली जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं डिजिटल होने की वजह से, और आपके ऊपर जो तमाम प्रेशर हैं टेलीविजन चैनल चलाने के, पैसे के, स्पॉन्सरशिप लेने के, एडवर्टाइजिंग इकट्ठा करने के, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी जगह है और यहाँ पर काम चल रहा है। आगे भी हमारे बहुत सारे अभी प्लान्स हैं, प्रपोजल हैं, उन पर काम चल रहा है। बिल्कुल सर, एक बेहद शानदार यात्रा, शानदार अनुभव आप इसे कह सकते हैं। सर, अगर आपके कैरियर को देखें तो आपने ज़मीनी मुद्दों से जुड़ी रिपोर्टिंग को आपने ज़्यादा तवज्जो दी। एनडीटीवी में आप 2 शो करते थे, एक हम लोग और एक मनी मैटर्स। हम लोग मेरे पापा देखा करते थे और मैं जब यंग था, 12-13 साल का था, तो मेरे पापा के साथ में हम लोग देखा करता था और वो हमेशा कहते थे कि यार इसे कहते हैं एंकरिंग, इतना डिसेंट एंकरिंग इसको बोलते हैं। तो आपने कन्या भ्रूण हत्या पे भी एक ज़मीनी रिपोर्टिंग की थी और उस पर आपको अवार्ड भी मिला था। तो मैं चाहूँगा कि संक्षेप में उस रिपोर्टिंग, उसकी चुनौतियों के बारे में आप हमारे दर्शकों। देखिए, अगर आप पत्रकारिता में आ रहे हैं, मैं कई जगह पढ़ाता हूँ, पत्रकारिता के कोर्सेज के दौरान में बुलाते हैं यूनिवर्सिटी वाले,
तो सबसे पहले मैं जो छात्र छात्राएं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आप पत्रकारिता में इसलिए आ रहे हैं कि आप खूब पैसे कमा लेंगे और आपका बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना होगा, तो आप पत्रकारिता में मत आइए। आप पत्रकारिता में इसलिए आइए कि आपको कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ नहीं। तो ये मैं आपको बताऊं, मेरी जो पहली रिपोर्ट थी वो फ्रीलांस के दौरान वो इस बात पर थी कि आगरा शहर में जो मेरा शहर था जहाँ मैं पढ़ा था, आगरा शहर में जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें चाइल्ड लेबर इतनी है। पहली स्टोरी जो मैंने की थी वो इसके बारे में थी। तो आपकी जो नींव है वो इस बात से शुरू हुई थी कि आप उस व्यक्ति की पत्रकारिता में बात करें जो कि निसहाय है, निरीह है, और अगर आप वो करते जाएंगे तो आपको बाकी चीजें अपने आप मिलती जाएंगी। मैंने कहा ये बाकी जो चीजें, मैं यही कहता हूँ स्टूडेंट से कि ये बाकी सब चीजें जो हैं ये बाई प्रोडक्ट है। कि आप अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू कर रहे हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्रियों का इंटरव्यू कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सिनेमा के सुपरस्टार हैं वो आपके साथ में। मैंने 2-3 फिल्मों में भी इसीलिए काम किया, ये देखने के लिए कि भाई फिल्म बनती कैसे। रंग दे बसंती में किया और वतन थी फिल्म अमिताभ बच्चन की, उसमें किया, योगी देर उसमें किया, और कई उसमें ये जानने के लिए कि ये कैसे करते, काम कैसे करते। सर मैं क्षमा चाहूँगा, आपको टोक रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं जब रंग दे बसंती रिलीज हुई थी सर, तो मैं 15 साल का था और उस फिल्म को मैंने थिएटर में 16 बार देखा। मैं उस वक्त कोटा में था। उस फिल्म को मैंने थिएटर में 16 बार देखा था और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस पंकज पचौरी को मैं फिल्म में देख रहा हूँ मैं किसी दिन उसका इंटरव्यू करूँ। सर ग्रेट ऑनर। ये तो मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बहुत छोटी सी बात है कि एक अच्छे पत्रकार के लिए कि आप ये समझते हैं कि भाई ये बहुत बड़े लोग हैं जो कि फिल्म सितारे हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, ये वो कुछ नहीं। आपको अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो ये मैं यही कह रहा था आपसे कि ये सब चीजें जो हैं वो बाई प्रोडक्ट है और इनसे ये आपको, ये पत्रकारिता का ध्येय नहीं है। पत्रकारिता का ध्येय कि आप कर क्या रहे हैं। पत्रकारिता का ध्येय है कि आप जा रहे हैं जोधपुर में, गांव में किसी में, क्योंकि आपको ये मालूम पड़ गया कि वहां पर पूरे गांव में एक भी लड़का नहीं, क्योंकि वहां पर एक भी लड़की नहीं है, क्योंकि वहां पर लड़कियों को मार दिया जाता है और लोगों को लड़कों की इतनी चाह है। ये गांव था एक बिरुआ करके जोधपुर में, तो मालूम पड़ गया और वहां आप चले गए और वहां आपने रिपोर्टिंग की लोगों को पसंद आई, उसके ऊपर आपको अवार्ड भी मिला और सब है, लोगों ने ताली बजाई, सब है। लेकिन आपको फिर वही चीज आगे करते रहना चाहिए। मैं यही आपको बता रहा था कि आप चाइल्ड लेबर के ऊपर काम कर रहे हैं 1984 में, और 1988 में आप कन्या भ्रूण उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और फिर 1910 में आप गरीबों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। हम लोगों को बुला करके उनसे बात कर रहे हैं, जॉबलेस गर्ल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो आप अगर करते रहें तो आप लोगों की नजर में रहेंगे और लोग आपको अवसर अपने आप जो है वो देते जाएंगे। तो ये एक जरूरी जो चीज है वो सभी को समझने के लिए पत्रकारिता में ये जरूरी चीज है। और हमारी समस्या आजकल पत्रकारिता की ये है कि हम थोड़ा सा इससे हिल रहे हैं, क्योंकि जो लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि साहब हम बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, हम चैनल शुरू कर देंगे, हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। वो इसका ध्येय नहीं। ध्येय ये है कि आप, पत्रकारिता जो है वो एक स्तंभ है हमारे ये समाज का, चौथा खंभा कहते हैं उसे, इसीलिए फोर्थ एस्टेट कहते हैं। और उस स्तंभ को बनाए रखने के लिए हमारे समाज में आपको समाज की जो खामियां हैं, समाज की जो कमियां हैं, आपको उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। और इसमें आपको कोई भी गिला शिकवा इस बात का नहीं होना चाहिए कि लोग ये कहेंगे साहब बड़े निगेटिव हैं, ये है, नहीं है। अच्छे काम हो रहे हैं, आप वो भी कीजिए। तमाम ऐसी खबरें की हैं जो अच्छे लोगों ने काम किए हैं, उनके ऊपर की हैं। आपको ध्यान होगा कि केबीसी में एक नौजवान और उसने 5 करोड़ रुपए बनाए थे उसमें, तो उसके ऊपर भी हमने बात, जी हाँ, तो उसके ऊपर बाकायदा हमने प्रोग्राम किया कि इसकी जर्नी क्या थी इस लड़के। तो उन्होंने कहा कि यार आप उसी प्रोग्राम में आप काम कर रहे थे केबीसी में, आप केबीसी में उनको बता रहे थे
लेकिन आप उसके ऊपर प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, इसकी जर्नी है, इसके बारे में लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, ये अच्छा काम है, पॉजिटिव काम है, सोच का काम है कि कैसे एक आदमी अपने ज्ञान, अपनी जनरल नॉलेज से अपना भविष्य जो है बदल सकता है। और अब देखिए इसीलिए केबीसी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा है। 20 साल उस कार्यक्रम को लगातार चल रहा है, इसीलिए कि एक व्यक्ति जो वहाँ पे आता है वो अपने कौशल की वजह से वहाँ से पैसे लेके जाता है और अपना जो है वहाँ पर टैलेंट जो है उसको दिखाता है। तो ये काम भी जर्नलिस्ट का है, और ये काम भी जर्नलिस्ट का है कि जो भी आपके समाज में हो रहा है अच्छा बुरा, आप उसको लगातार दिखाते रहें। सर, आपने अर्थव्यवस्था पर भी शोध किए हैं, कई बड़े अर्थशास्त्रियों से आप बात करते थे मनी मंत्र में। तो वर्तमान में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो 21-22 में -7% है, क्वार्टर में खैर +1.6 हुई, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है। IMF ने भी सेंटीमेंट कहे हैं। तो यहाँ से आपको लगता है, जैसा कि सरकार कहती है, वित्त मंत्री कहते हैं कि आने वाले समय में 5 ट्रिलियन हम अचीव कर लेंगे, +8, +10, +11 तक % GDP पहुंचेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, 2010 में जब नया एक दशक शुरू हुआ था, तब हमने पूरी सीरीज की थी NDTV के ऊपर, मनी मंत्र हम लोग की थी, और वो इस बात पर थी कि इस नए दशक के सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां जो हैं वो क्या हैं। और उस 2010 में ये तमाम तरह के जो अर्थशास्त्री हैं देश के, उनसे बात करके ये हमारा तत्व निकला था कि अगर अगले 10 साल तक हिंदुस्तान 8 से 10% GDP ग्रोथ करता है तो हिंदुस्तान जो है वो एक मिडिल इनकम ग्रुप में आ सकता है। अभी हम लोअर इनकम ग्रुप में हैं, उस समय भी लोअर इनकम ग्रुप। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि 2012 में मैंने मनमोहन सिंह के साथ काम करना शुरू किया, और वो इसीलिए कि मुझे ये लगता था कि अगर कोई किसी के पास में ये ट्रैक रिकॉर्ड है 8 से 10% तक GDP ग्रोथ करवाने का, वो मनमोहन सिंह के पास में। और मैंने कहा अगर ये 10 साल अगले चल गया मामला तो हिंदुस्तान को बहुत बड़ा होगा। और इसीलिए मैंने वो काफी बड़ी नौकरी थी मेरी NDTV की, वो छोड़ी। मुझे लोग आज भी पूछते हैं कि आप मैनेजिंग एडिटर थे, आपने कैसे छोड़ दिया? तो लोगों ने बाकायदा इसके ऊपर वो भी लिखे। तो वो जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी, वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो 13-14 आते आते वो ढीली पड़ गई। और अब हाल ये है कि अगर हम पिछले 10 साल को उठा करके देखते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है वो 4.5 के आसपास है, और वो एक जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं वो हम खो चुके हैं। आगे क्या होगा ये हमें नहीं मालूम है। इस समय हालात ये हैं, आपने बात उठाई कि इस समय क्या हाल है। इस समय हालात ये हैं कि पैंडेमिक से पहले ही हमारी जो ग्रोथ थी वो 4.5% पहुंच गई थी। 2019 में 4.5% पहुंच गई थी। पैंडेमिक की वजह से वो नेगेटिव हो गई 7.5%। और इस साल भी अगर लोग कह रहे हैं कि हम 11-12% ग्रोथ कर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि ये सेकंड वेव और सेकंड लॉकडाउन के बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, UBS बहुत बड़ा बैंक है, उसने तो बाकायदा बोला है कि इकोनॉमी जो है वो 12.5% श्रिंक हो गई है, यानी सिकुड़ गई। तो ऐसे हालात में आप ये नहीं कोई भी आप आगे वाले दिनों में आप देख लीजिए जो आने वाले हैं, उसमें आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि हम जो 10-12% की जो बात कर रहे थे वो नहीं हो सकती है। इस साल बमुश्किल हमको 5-6, ज्यादा से ज्यादा 7% ग्रोथ हो सकती है। लेकिन इस ग्रोथ के बावजूद अगर आपकी टोटल GDP अगर हिंदुस्तान की देखें तो 2017-18 के आसपास है, यानी कि इस दौरान हर साल 2% देश की जनता बढ़ गई है। इतना हमारा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, और उसके बावजूद हमारी GDP जो है वो वहीं पर है। और इससे हालात जो है और बिगड़ेंगे। खबरें आने लगी हैं, आप देखें तो आपको मालूम पड़ रहा है कि जॉब लॉसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। 3-3.5 करोड़ जॉब्स जो हैं लोगों को चले गए हैं। और अगर लोगों के जॉब जाते हैं तो उनके पास में पैसा नहीं खर्च करने के लिए होता, पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता तो जो प्रोड्यूसर क्या बनाएगा जब कोई मार्केट में ही नहीं है। सप्लाई साइड की हम बात करते हैं, डिमांड साइड की हमें बात करनी जी। डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। डिमांड अगर कम हो जाएगी तो आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और आपका जो ग्रोथ साइकिल जो था वो आपका स्लो डाउन में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि हमारे सबको सामने दिखाई देता है। मैंने इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चाएं जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी की थी जब उनके साथ काम करता था कि कैसे ये काम करता है, अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ती है।
और किस तरह से इसको और आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो उसका इस समय यही दिखाई दे रहा है कि इस समय हम समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की या किसानों की आमदनी दूना करने की, वो अभी अगले 4-5 साल में होता हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस समय सरकार का जोर जो है वो सप्लाई साइड पे है कि आप लोन्स जो हैं वो देना ज्यादा है। भाई लोन तो आप तभी देंगे जब कोई लोन लेने वाला बाजार में, और सामान तो आप तभी बेचेंगे जब कोई सामान खरीदने वाला बाजार में। अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि भाई ऑटो की सेल्स बढ़ गई, लेकिन ऑटो की सेल्स पिछले साल से बढ़ गई। अगर आप उससे भी पिछले साल से देखें तो वो सेल नहीं बढ़ी है। हाँ, वो कंपैरिजन पिछले साल से कर, पिछले साल तो आप समझ लीजिए 0 ईयर था, उसको तो हमें छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और हमें अब जो भी अपने आंकड़े जो हैं वो देखने चाहिए। ये मैंने इकोनॉमी में, मनी मंत्रा में हमारा ये मंत्र भी होता था, वो आप या तो एक लंबे अरसे तक 4-5 साल का एवरेज निकाल के करिए, या उस साल से करिए जो साल बेस्ट, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप बेहतरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर इसी से ना इसी से एक छोटा सा सवाल निकलता है कि हमारे अगर पॉलिटिकल लीडर्स को देखें, इंदिरा गांधी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अगर हम एक यात्रा देखें तो हमेशा गरीबी हटाओ वाली बात होती है, लेकिन आज भी सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ता है। तो एक आम आदमी जो बाजार में बैठा है, चौपाल में बैठा है, वो तो यही दिमाग में लेकर के चलता है कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ता हो, वो देश कहाँ से तरक्की करेगा और कब तरक्की करेगा? जी बिल्कुल सही बात आपने उठाई। 2013 में जब राइट टू फूड लॉ आया था, उस समय ये आंकड़ा हमारे सामने आया था कि 80 करोड़ लोग जो हैं देश में, उनको फ्री राशन की जरूरत है, यानी कि वो राशन जो है, खाना पीना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। और राइट टू फूड जो लॉ था उसमें बाकायदा पास किया हुआ है सरकार ने, और उसमें ये था कि भाई 80 करोड़ लोग हैं। अब मजे की बात यह है कि उसके 8 साल बाद हम आज भी अगर ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा, इसका मतलब 8 साल में कोई तरक्की नहीं हुई है और 80 करोड़ लोगों में कोई कमी नहीं है। और ये इसी कारण से है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो तरक्की इस समय हिंदुस्तान में हो रही है, वो पर कैपिटा इनकम जो है, जो आम लोगों के हाथ में जो पैसा है, उनकी जो आमदनी है, उसकी तरक्की नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो तरक्की इस समय हो रही है वो हो रही है बड़े कॉर्पोरेट्स की तरक्की हो रही है। अब स्टॉक मार्केट को उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट दुनिया में इस समय सबसे अच्छा जो है रिटर्न दे रहा है। दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि तरक्की वहां पर हो रही है। और इसमें भी अगर आप देखें तो जो किसान है हिंदुस्तान का, 60% लोग किसान जो हिंदुस्तान के हैं वो अपना जीवन यापन कृषि से करते हैं, और कोई 40% के आसपास लोग जो हैं वो डायरेक्ट कृषि से अपना काम चलाते हैं। तो जब तक वो चीजें बेहतर नहीं होंगी, अब उसकी जो ग्रोथ है वो तो 3.5% से ज्यादा है नहीं। इसका मतलब 60% आपकी जनता वो 3.5% ग्रोथ पर चल रही है, और 40% जनता जो है, जो बाकी जो ग्रोथ की आप बात करते हैं 7.5%, 8%, वो उसके ऊपर चल रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में। इतना बड़ा एक तबका अगर किसी मुल्क का उसके पास में राशन नहीं है और सरकार को पोस्टर बैनर लगाने पड़ रहे हैं कि हम दिवाली तक सब 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे, इसका मतलब वो बहुत बड़ी समस्या है और उससे हमें डील करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी इसमें मुझे इस बात का बहुत दर्द है कि पिछले 7-8 सालों में ये समस्या कम नहीं। मनमोहन सिंह ने जब 2004 में कुर्सी संभाली थी, तब से लेकर 2014 में जब उन्होंने कुर्सी छोड़ी, तो कोई 26 करोड़ के आसपास लोग थे वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे। ये बहुत बड़ी बात थी। अब पिछले 7 साल गुजर गए हैं और अभी तो हमारे पास में आंकड़े ही नहीं है गरीबी की रेखा में कितने लोग हैं, क्योंकि सरकार ने वो आंकड़े पिछले 6 साल में जारी नहीं किए कि इस समय हिंदुस्तान में गरीबी के हालात क्या है। अमीरी के हालात सबको मालूम है कि सब स्टार्टअप जो है वो बिलियनर हो रहे हैं, यूनिकॉर्न्स नए बन रहे हैं, और स्टॉक मार्केट आगे चल रहा है, IPOs आ रहे हैं। तो अमीरी के ऊपर खूब रिपोर्टिंग है हमारे, गरीबी के ऊपर रिपोर्टिंग। और ये मैं कहना चाहता हूँ जितने भी यंग लोग हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि उन लोगों के ऊपर आप रिपोर्ट करिए, आपको कोई समस्या नहीं, आपको कोई नहीं है। और जितने भी अमीर लोग हैं वो भी आपसे बात करें,
काफी सीईओज के मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, काफी सीईओज के साथ में मैं बैठ चुका हूँ, बैंक वालों के साथ में बैठ चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ। मित्र हैं सब, अब प्रोफेशनल रूप से आपके तो मित्र ही होते हैं और वो बात करते हैं उनसे। लेकिन सबकी चिंता इस समय यही है, अभी देखें आप, अगर चाहे कोटक बैंक के लोग हों, स्टेट बैंक के लोग हों, सबकी चिंता इस समय ये है हिंदुस्तान में कि रूरल इंडिया में डिमांड नहीं है, वहाँ पर लोग जो हैं इस समय कर्जदार होते जा रहे हैं, और जब तक वहाँ पर डिमांड नहीं बनेगी तब तक आपकी अर्थव्यवस्था पूरी ऊपर नहीं जाएगी। सर, आपका पूरा जीवन तो लगभग आपने मीडिया को ही दे दिया, उसके बाद आप मीडिया सलाहकार रहे, तो मीडिया को लेकर ये अगला सवाल, आपको ऐसा लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मीडिया ज्यादा नहीं दिखाता था? देखिए, ऐसा है कि 2.5 साल उनके साथ में काम करने के बाद में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद मीडिया में आना नहीं चाहते थे, और ये उन्होंने मुझसे बाकायदा कहा। जब हम उनसे कहा करते थे कि सर हमको और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आपका एक वो बना देते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, ये करते हैं, बोलते हैं मेरा काम जो है वो लोगों को पसंद आना चाहिए। मैं कैसा हूँ, मैं कैसा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर रहूंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, काम जो है वो बोलेगा। और वही काम उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मतलब सिर्फ एक इंटरेक्शन जर्नलिस्ट के साथ में किया, पब्लिक, सिर्फ एक, और उसमें मैंने उनसे यही कहा कि 10 साल में उनका यही कहना था कि भाई मेरा काम जो है वो बोलेगा, और वो बोल रहा है। क्योंकि अभी भी आप उठा कर देख लीजिए तो उनके जो 10 साल थे वैसी लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ हिंदुस्तान में कभी, और इसलिए वो बड़े मीडिया शाई थे। वो तो कहते थे कि भाई तुम मुझे कह रहे हो कि ट्विटर का अकाउंट खोल दो, ये अकाउंट खोल दो, वो अकाउंट खोल दो, तुम करो तुम्हारा काम, ठीक है, बट लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। वो तो हम क्योंकि पीएमओ में काम करते थे और हमें लगता था कि पीएमओ का काम जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, हमारी जो आउटरीच थी वो नहीं थी, इसलिए हमने वो सब सारी चीजें की। वो उनके ऊपर इस चीजों का कोई असर नहीं था कि मेरे 25 मिलियन जो है वो फॉलोअर हैं ट्विटर पर, और उनका कुछ नहीं था। उनका ये था कि काम होना चाहिए, और ये आपका काम है कि आप कैसे इस काम को लोगों तक पहुंचाएं। पर इसी के उलट देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में है, उनकी तो मीडिया पे बहुत अच्छी पकड़ है। वो तो कुछ भी बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है, वो लाइव चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फायदा उनको मिलता है पॉलिटिकली। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से नहीं, वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे वो तब से उनकी मीडिया पे बहुत पकड़ थी। ये जो सारा ये मामला शुरू हुआ कि कौन सा स्टेट सबसे अव्वल है, और स्टेट की लिस्ट निकलने लगी कि ये बेस्ट स्टेट एफडीआई के लिए है, ये बेस्ट स्टेट इसके लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये वहीं से शुरुआत है। और बाकायदा मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हैं, और बाकायदा उनके पास एक पूरी टीम थी तब से, जो कि इसके लिए बाकायदा जो है स्ट्रेटेजी बना के काम करती थी कि हमें इस साल गुजरात को नंबर 1 स्टेट बनाना। और ये मैं उस समय कहा करता था कि गुजरात नंबर 1 स्टेट एफडीआई में बन गया, गुजरात नंबर 1 स्टेट मिल्क एक्सपोर्ट में बन गया, मिल्क प्रोडक्शन में बन गया, लेकिन बाकी चीजों पर गुजरात उतना अच्छा नहीं था। आज भी अगर गुजरात के हालात देखें, हमने एक स्टडी की थी इसके ऊपर, और उस स्टडी में ये सामने आया था कि 30 पैरामीटर्स पर टॉप 10 स्टेट्स में गुजरात सिर्फ 2 में टॉप 10 पे आता था, नंबर 1 पे, और एक था उसमें एफडीआई की एमओयूज कितने साइन हुए विदेशियों से, और दूसरा था कॉटन प्रोडक्शन। बहुत कम लोगों को ये मालूम, लेकिन वो मीडिया से हमेशा ऐसे रहे हैं। सबसे हमने भी तो उनके तमाम इंटरव्यू किए हैं, और बहुत ही सहज किस्म के वो थे। बाद में जब उनके ऊपर काफी इस बात का जोर पड़ने लगा कि लोग गुजरात के दंगों के बारे में ज्यादा पूछने लगे, तब वो थोड़ा सा उन्होंने चुनना शुरू कर दिया कि वो किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे। वरना वो हम शुरू से ही उनका एक वो है कि मीडिया जो है वो अपने साथ में रहना चाहिए, और वो उसका जो है वो लेते हैं। लेकिन एक बात नहीं, मीडिया से आप कितना भी दोस्ती कर लीजिए, मीडिया पर आप कितना भी छा जाइए, लेकिन देश में अगर गांव में जनता के पास में खाने को पैसा नहीं है तो वो मीडिया आपके कोई काम नहीं है। ये हम बाकायदा इस मुल्क में भी देख चुके हैं, ये हम बाहर के मुल्कों में भी देख चुके हैं।
ट्रम्प साहब फाइनली हार गए। उनका मीडिया तो बहुत भयंकर था, आपने देखा अमेरिका में तो उनका मीडिया जो था बहुत अच्छा काम करता था, सब जगह वो भी छाए रहते थे। लेकिन अल्टीमेटली जो है, अगर लोग जो हैं उनके हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं तो बेहतर मीडिया होने से क्या, तो वो उसे आप नहीं कर सकते। उनको फायदा होता है और चुनाव में उनको फायदा होता है, चुनाव में वो मीडिया का खूब सहारा लेते हैं और कहते भी हैं कि मीडिया में हमारे सारे दोस्त हैं। और अब हालात ये हो गए हैं कि मीडिया पर जो है हावी होती जा रही है सरकार, क्योंकि मीडिया की माली हालत बहुत है। अब मैं एक्सचेंज फॉर मीडिया पे ही पढ़ता रहता हूँ ये चीजें कि भाई जो है पैंडेमिक के दौरान में लॉकडाउन हुआ तो 50% जो है जो एडवर्टाइजिंग है वो कम हो गई। तो मीडिया जो है जब उसके ऊपर मार पड़ेगी तो उसे भी लगेगा कि भाई हमारा तो ठीक हो नहीं रहा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें मीडिया को पैसे दे दिए, उनको एडवर्टाइजमेंट दे दी, उनको स्पॉन्सरशिप दे दीजिए, मीडिया वाले खुश। तो ये एक चक्र जो बन गया है और फिर मीडिया वाले बाकी चीजों को दिखाते नहीं। तो ये जो चक्र बन गया है, इसलिए देश में सच्चाई इस समय लोगों के सामने नहीं आ रही है, जो ठीक नहीं है, लेकिन वो सच्चाई आ जाएगी, क्योंकि सच्चाई जो है उससे आप भाग नहीं सकते, वो किसी ना किसी रूप में सामने आएगी। सर, आपको लगता है कि वर्तमान में मीडिया लेफ्ट विंग और राइट विंग और एक सेक्शन ऐसा है जिस पर सरकार प्रेशर बनाती है? कई पत्रकारों की शिकायत है कि एक अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। कई पत्रकार ये कहते हैं कि आपने तो इमरजेंसी देखी नहीं है, एक्चुअल इमरजेंसी क्या होती है। तो एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको दुख होता है ये सब चीजें पढ़कर? भाई, मुझे दुख इस बात पे होता है कि जब प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आती है तो उसमें हिंदुस्तान का नंबर 184 देशों में 142वां होता है। अफ्रीका के जो देश हैं जहाँ पर तानाशाही चल रही है, वो भी कई देश हमसे बेहतर कर रहे हैं। हमारे सारे पड़ोसी जो हैं, अफगानिस्तान को अगर आप छोड़ दें, उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। तो दुख तो आपको इस बात का होता है कि हम सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी, जनतंत्र होने का दम भरते हैं, हमारे ये हालात है कि हमारे यहाँ जो मीडिया जो है उसके ऊपर इतनी पाबंदियां इस समय लगी हुई और इतनी समस्या जो है वो मीडिया की ये है। अब आप प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट देख लीजिए, अब आप यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के अगर आप वो देख, अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मीडिया वालों को बंद किया जा रहा है, जेल में उनके ऊपर FIRs की जा रही हैं, केसेस की जा रही हैं, ये बेहतर नहीं। तब एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट होने के नाते आपको बुरा लगता है। पहले जब हम काम किया करते थे लंदन में, वहाँ बैठा करते थे, तो हमको इस बात का गर्व था कि जिस तरह से लोग आते थे, ईरान से आते थे, इराक से आते थे, और वियतनाम के लोग थे, और वेनेजुएला के लोग थे, अर्जेंटीना के लोग थे, सब लोग वहाँ काम करते थे हमारे साथ। वो तो हमको बड़ा इस बात का गर्व होता था कि यार हिंदुस्तान में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अपना देश छोड़कर भाग के आना पड़ रहा है, यहाँ पर लंदन में काम करना, वहाँ पर अपने देश में आप काम नहीं कर सकते। अब ये समस्या हिंदुस्तान में भी होने लगी कि यहाँ पर भी एक तरह का जो मीडिया के जो लोग हैं, जो कि सरकार की आलोचना करते हैं, आप उनके खिलाफ। इसी समय आप देख लीजिए कि इस समय मुल्क में कोई 500 मीडिया कर्मियों के ऊपर केसेस चल रहे हैं जी। सरकारें केस जो हैं वो 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन 4-5 साल तक मीडिया का कोई भी व्यक्ति या मीडिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो इन केसों को नहीं झेल नहीं सकता। हाँ, और इसीलिए हमारी जो है इस समय बुराई हो रही है विदेश में। हमें बड़ी शर्म की बात है कि मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन जो है ह्यूमन राइट्स का, वो हमारे खिलाफ चिट्ठियां लिख रहा है, फिर उसके बाद में हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट को उसका जवाब देना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान। इमरजेंसी को छोड़ के, इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, इसका मतलब हमने इमरजेंसी से सबक नहीं सीखा कि उस समय आपने जो पाबंदियां मीडिया पे लगाई थी और उसका क्या असर हुआ था दुनिया भर में, हमने वो सबक नहीं सीखा। और जो समाज सबक नहीं सीखता, जो सरकार सबक नहीं सीखती, वो उस गलती को दोबारा दोहराती है, हम उसको वही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है मीडिया को। और दूसरा चिंता का विषय मीडिया को लेकर के है कि जिस तरह से हालात इस समय मीडिया के हैं, माली हालात, जो आर्थिक हालात हैं मीडिया के, वो इस समय इतने खराब हैं कि अगर सरकार के आप साथ में सुर मिलाकर नहीं बोलेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेंगे, सरकारी एडवर्टाइजमेंट तो आपको मिलेंगे नहीं। तमाम मैं आपको बताऊं, राजस्थान पत्रिका
बाकायदा उनके खिलाफ जो है सरकार ने वहां पर कह दिया था कि भाई इनको हम ऐड नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में वहां पर बोल दिया था कि इनको हम ऐड नहीं देंगे। ये इस तरह की बात जो है, इससे मीडिया की छवि जो है वो अच्छी नहीं होती, इससे मीडिया की छवि और खराब होती है। और अब हालात ये हैं कि मीडिया के जो इंटरनेशनल बड़े घराने, इस समय आप देखिए ट्विटर सरकार के साथ कोर्ट में गया हुआ है, फेसबुक सरकार के साथ कोर्ट में गया हुआ है, ये अब मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। व्हाट्सएप जो है वो कोर्ट में गया हुआ है। पीटीआई ने सरकार के ऊपर केस किया है। नए जो आईटी रूल हैं, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इंडिया की सरकार के ऊपर केस कर दिया है कि आपके जो नए आईटी रूल्स हैं ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके ऊपर कुठाराघात है। ये केसेस चल रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल मीडिया वालों की, उन्होंने मिलकर के केस किया, उन्होंने मिलकर के, तो ये तो बहुत खराब हालत है कि सरकार के खिलाफ मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो केस कर रही हैं और सरकार जो है वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ केस कर रही है। तो ये तो बहुत चिंता की बात है और ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और इसका असर मैं आपको बताऊं, आपने बात की इकोनॉमी, इसका असर आगे चल के पड़ेगा, अभी नहीं पड़ रहा है। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में एक पैरामीटर ये भी होता है कि जिस देश में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनको दिखाना पड़ता है अपने एनुअल उसमें कि आप जिन देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर डेमोक्रेसी के हालात क्या है। आगे चल के जो बड़े बड़े फंड्स हैं, कनाडा के हों, डच फंड्स हों, यूरोप में इसको लेकर के बहुत ज्यादा अब सख्ती दिखाई जा रही है कि आप जिन कंपनियों में, जिन देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड क्या है। और अगर हमारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड खराब होता है, अगर हमारे यहाँ पर मीडिया की जो फ्रीडम है उसका रिकॉर्ड खराब होता है, तो आने वाले दिनों में ये जितना भी एफआईआई और एफडीआई हमारे पास में आ रहा है ना, इस पर भी असर पड़ेगा और वो देश के लिए बहुत खराब है। सर, ये इंटरव्यू का आखिरी सवाल है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर है। दरअसल वो मीडिया से ज्यादा बात नहीं करते थे, ज्यादा सामने नहीं आते थे, तो उनके व्यक्तित्व को लेकर के काफी कंफ्यूजन है। उनके ऊपर एक किताब लिखी गई, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी, काफी कंट्रोवर्सी हुई। तो इंटरव्यू के इस आखिरी हिस्से में मैं, चूंकि आपने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ काम किया हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मनमोहन सिंह वाकई में एक कमजोर राजनेता थे? देखिए, मनमोहन सिंह कमजोर राजनेता होते तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं हो पाती। वो एक जमाना था जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बाहर जाता था, चाहे वो चीन जाता हो, चाहे वो अमेरिका जाता हो, चाहे वो कहीं जाता हो, ठीक है, उनका लोग खड़े होकर के दिल खोल करके स्वागत करते थे। मैंने तमाम हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनके साथ में, मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीछे खड़े होकर के देखा है कि उनका क्या रवैया होता है, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो एंगेला मर्केल हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो बराक ओबामा हो। कोई भी ऐसा हेड ऑफ स्टेट नहीं है जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आगे नतमस्तक न होता। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि उनको जो शक्ति की जो हम बात करते हैं कि कमजोर के उल्टा क्या होता है, कमजोर का उल्टा होता है शक्तिशाली। तो ये आपकी शक्ति है कि आपके आगे पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो आपसे खौफ नहीं रखती है, वो आपका सम्मान करती है। तो ये सम्मान जो है मैंने बाकायदा देखा है उसमें खड़े होकर के उनके साथ में कि किस तरह से लोग पेश आते हैं, किस तरह से उन्हें लेने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ करके राष्ट्रपति जो है वो उतरते हैं, उनके गले पे हाथ रखते हैं, उनको ले जाते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता डिप्लोमेसी में, ऐसा नहीं होता, चाहे कितनी भी आपकी दोस्ती यारी हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो करते थे। तो एक तो बात ये। दूसरी बात हुई किताब की। किताब के बारे में उस समय जब हमने बयान दिया था वो बयान बिल्कुल ठीक था और मनमोहन सिंह जी से हमने बात करके वो बयान दिया था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो किताब है इसमें तमाम चीजें जो है वो मनगढ़ंत है और ये कॉमर्शियल जो इंटरेस्ट है राइटर के और पब्लिशर के, ये इसकी वजह से सामने है। और वो बिल्कुल सही है। उस कॉमर्शियल इंटरेस्ट आपको मालूम पड़ गया कि आपने किताब लिखी, किताब के बाद में अलग से आपने उसके फिल्म बनाने के राइट्स किसी और को बेच दिए तो थोड़ा सा और पैसा मिला।
अब आप उसकी दूसरी किताब भी ले सकते हैं, उसका एक, तो ये एक कॉमर्शियल वो है, और वो कॉमर्शियल वजह से ही उसमें किताब में था, और उसमें कई चीजें उस किताब में मनगढ़ंत थी। हमने तब भी कहा था और आज भी कहा था। और एक बात याद रखिए, मनमोहन सिंह ने खुद कहा था उस समय, बहुत कम बोला करते थे, that I have been stabbed in the back, कि मेरे पीठ में उस व्यक्ति ने छुरा घोंप दिया है जो मेरे साथ में कई साल काम करता था, मेरा मातहत था। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कहने की कि I have been stabbed in the back। तो इसका मतलब ये है कि वो आपने, ठीक है, अपने आप कॉमर्शियल, आपने चाहे पैसा बनाने के लिए, चाहे अपना ये जाहिर करने के लिए दुनिया पर कि बहुत क्लोज था मनमोहन सिंह के, कि वहां पर ये गड़बड़ी हो रही थी, वो गड़बड़ी हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने भी उतना 2.5 साल काम किया हुआ, कोई गड़बड़ी होती तो हम भी किताब लिखते लेकिन हमारा बिल्कुल क्लियर वो ये था कि मैंने कहा मैं आपके ऊपर कोई किताब नहीं लिखूंगा, और मैं लिखना भी नहीं चाहता। जब तक एक व्यक्ति है, उन्होंने आपको अपने करीब आने का एक सिस्टम ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने, जो उसके वहां पर जो सीक्रेट्स हैं, उसके वहां पर जो प्रॉक्सिमिटी है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि भाई कौन आके मिला, किसने आके मिला, किससे क्या कहा, ये आप सिर्फ इसलिए जानते हैं कि आप उस कमरे में। उन चीजों के बारे में बात करना वही है जो उन्होंने कहा कि वो आप किसी को छल नहीं सकते, किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते। तो ठीक है, और किताब लिखेंगे, जब लिखेंगे तो हिस्ट्री की बातें हैं, तो जब समय आगे हो जाएगा तब लिखेंगे। पर सर आपके पास कंटेंट तो बहुत है, इतनी मीडिया की पूरी यात्रा रही, उसके ऊपर एक किताब तो लिख ही सकते हैं सर। मैं किताब लिख सकता हूं, लेकिन मैंने आपको यही बोला कि अगर मैं, किसी ने मुझसे कहा था, मुझे कई ऑफर आए किताब लिखने के, और मैंने उनसे यही कहा कि अगर मैं उन पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर किताब लिखता हूं जो कि जिनके साथ में मैंने काम किया, तो मुझे उन पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी किताब लिखनी पड़ेगी जो आजकल प्रधानमंत्री। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि जिसे सोच करके आप किताब नहीं लिखते हैं। अगर मैंने वहां पर एक्सेस ली होती, इस बात की एक्सेस ली होती कि मैं पंकज पचौरी हूं और मैं आपके ऊपर किताब लिख रहा हूं, जैसे कि आप पत्रकार होकर आप एक्सेस लेते हैं, आप जाते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं, आते हैं, तो वो आपने उस काम के लिए एक्सेस ली। जो हमारी एक्सेस थी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हो, उस टाइम हमें एक्सेस थी उनसे हम मिला करते थे, वो आया करते थे दिल्ली, तमाम जगह पर हम गए हैं, अहमदाबाद, तमाम जगह पर, लेकिन उनसे जो हमारी एक्सेस थी वो दूसरी तरह की एक्सेस थी। वो इसलिए एक्सेस थी कि आप प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, आप प्रधानमंत्री की टीम में। वो एक्सेस इसलिए नहीं थे कि आप पत्रकार हैं और आप जो है इसके ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप लेखक हैं, आप इसके ऊपर किताब लिख सकते हैं। वो एक्सेस, उसका मिसयूज जो है, उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि उस किताब में हुआ। और मैंने खुद कहा था इस बारे में कि इसका एक्सेस का जो है वो बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको किताब लिखनी है, आप इंटरव्यू आप अप्लाई कीजिए और बोलिए कि साहब मैं किताब लिख रहा हूँ, चिट्ठी लिख के भेजिए, और बैठिए साथ में, 3 महीने उनके साथ में गुजारिए, उसके बाद किताब लिखिए। चलिए सर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर तो नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो मीडिया के अनुभव रहे, जो आपने रिपोर्टिंग्स की, उसके ऊपर आप ज़रूर किताब लिखेंगे। आपने हमें समय दिया, हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, और आपसे बात करना बहुत अच्छा रहा, एक सौभाग्य रहा हमारा। तो थैंक यू सो मच। समाचार को मीडिया की पूरी टीम की ओर से आपका जो एक नया गो न्यूज़ इंडिया पर जो आप काम कर रहे हैं, उसकी सफलता की हम कामना करते हैं। एक बार फिर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और एक्सचेंज फॉर मीडिया के सभी हमारे जो साथी हैं आपके, उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्कार।